नमस्कार। नमस्ते। अ, बुध और बृहस्पति, वो जो कुछ अमेरिका में हुआ, वो किसी को भी कल्पना में नहीं था कि ऐसा होगा। ना इसके पहले कोई ऐसे समझने की कोशिश की थी, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हारने के बाद या जब वो चुनाव नहीं भी हारे थे, तो भी एक सवाल कुछ उठाए जा रहे थे कि पता नहीं ये सत्ता वापस करेंगे, नहीं करेंगे और जो सत्ता हस्तांतरण का तरीका अमेरिका में है, उस पे विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सवाल तो थे। लेकिन हिंसा इतनी आक्रामक होगी, उनके समर्थक उतने आक्रामक होंगे, ये अपने आप में अलग था और खास तौर से उस देश के लिए जो 250 साल पुरानी जहां लोकतंत्र हो लगभग और विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र करने का दावा करता है। तो कभी-कभी तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत भले हैं। मतलब यहाँ तो न जाने क्या-क्या हो जाता है और उसके बाद कभी ऐसी घटना नहीं होती और फिर अमेरिका कैसी स्थितियों में ये हो सकता है कि उसके संसद भवन में अंदर लोग घुस जाएँ, ये कल्पना से परे है। ख़ैर, इन सब चीज़ों पर इसकी साइकोलॉजी को मुझे लगता है समझना ज़्यादा ज़रूरी है और उस साइकोलॉजी, उस मनोविज्ञान को अमेरिकन्स के मनोविज्ञान को समझने के लिए इस समय हमारे साथ हैं दिलीप सिन्हा जी, जो वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं और इस पूरे प्रकरण को तो उन्होंने समझा ही है और विश्व की जो विदेश नीति है, वहाँ के लोगों की मना स्थिति है, उस पर काफ़ी कुछ लिख पढ़ भी चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका। मैं शुरुआत इसी शब्द से करना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ इसके ये साइकोलॉजी क्या है? क्या है इसका मनोविज्ञान क्या है इस घटना का? ये तो बहुत ही मुश्किल है समझना और जानना, और इस पे अभी भी लोग सारे विश्व में इस पर चिंता कर रहे हैं, चिंतित रहे हैं। विश्व के लगभग सभी प्रमुख नेताओं ने और देशों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसमें 2-3 बातें सामने आती हैं, 2-3 सवाल सामने आते हैं। एक तो है कि सत्ता का हस्तांतरण जो एक लोकतांत्रिक देश में होता है शांति प्रिय तरीके से, उसमें एक अवरोध आना बहुत बड़ी बात है। और विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र में इस प्रकार का होना, अमेरिका में होना, एक बहुत आश्चर्य की बात है। इस प्रकार का हस्तांतरण में विघ्न आना, हिंसा होना बनाना रिपब्लिक्स में हुआ करता है। जैसे अब भारत में बहुत लोग हमारे लोकतंत्र पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन भारत में अभी तक सत्ता हस्तांतरण में कभी किसी प्रकार का अवरोध नहीं आया है, जो कि अच्छी बात है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो एक बात है ये कि सत्ता के हस्तांतरण में अवरोध क्यों आया अमेरिका में, ये सवाल क्यों उठा रहा है डोनाल्ड ट्रंप बार बार कि ये चुनाव जो है वो जीत चुका था लेकिन उससे छीन लिया गया है, रॉब किया गया है उससे। दूसरी बात है ये जो प्रकरण हुआ है कि एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई कैपिटल हिल के अमेरिकी संसद के सामने, और अमेरिकी पुलिस ये समझ नहीं पाई कि ये भीड़ अंदर आ सकती है और अगर अंदर आएगी तो पुलिस को क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब 2 जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका में जो बाकी जो अधिकारी जैसे एफबीआई है और अधिकारी हैं वहां पे, वो बोल रहे हैं कि उनकी पहले मीटिंग हुई थी और उन्होंने ये सवाल उठाया था लोकल पुलिस अधिकारियों से कि क्या आप तैयार हैं इसके लिए, और पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब स्थिति बिगड़ी तब पुलिस बिल्कुल ही अचंभे पड़ी कि अब क्या करें, बल्कि एक पुलिस अधिकारी मारा भी गया है मेरे ख्याल से। तो ये परिस्थिति कैसे हुई, अमेरिकी पुलिस क्यों नहीं समझ पाई स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है और उसके खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की, ये अमेरिकी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। संसद के अंदर हिंसा अक्सर कई देशों में होती है, आपने कहीं देखा हमारे यहाँ भी कुछ असेंबली में हुए हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो माइक्रोफोन जो आजकल वो जमा दिया जाता है, उससे किया जाता है कि लोग उसे निकाल के मारे नहीं एक दूसरे के ऊपर। तो संसद के अंदर या किसी विधानसभा के अंदर इस प्रकार की गतिविधि होना हुए हैं, इस प्रकार के कार्रवाई हुई है, कई देशों में हुई है, भारत में भी हुई है। लेकिन बाहर से कोई प्रवेश कर जाए
विधानसभा के अंदर या संसद के अंदर, तो उसके लिए हमारी पुलिस हमेशा तैनात रहती है। बल्कि आपको याद होगा कि जब आतंकवादी आक्रमण हुआ था हमारी संसद पे हमला जब हुआ था, संसद पे जब हमला हुआ था, तो हमारी सेना, हमारी जो पुलिस थी, वो बिल्कुल तैनात थी और किसी भी सांसद को या बल्कि कोई भी आतंकवादी अंदर नहीं घुस पाया, जबकि वो एक सडन एक अकस्मात आक्रमण हुआ था बिना किसी पूर्व सूचना के। तो हमारी पुलिस, हमारी सुरक्षा व्यवस्था इस बात के लिए हमेशा तैयार रहती है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अमेरिका में वो तैयार नहीं थे इसके लिए, और जब वो अंदर घुसे ये लोग, तब उन्हें अपने सांसदों को, अपने सेनेटर और अपने हाउस के मेंबर्स को लेकर छिपाना पड़ा सुरक्षित स्थान पर, और कुछ तो अपनी अपनी कुर्सियों के नीचे छिप गए। तो ये एक सवाल उठा है जो कि अमेरिका में लोगों को समझना पड़ेगा। अमेरिका में सामाजिक हिंसा बहुत पुरानी बात है। जितनी हिंसा अमेरिका में होती है, उतनी हिंसा दुनिया के बहुत कम देशों में होती है। अमेरिका में बंदूक के कारण गोली से मरने से आमतौर पे कई हजार, कुछ साल पहले मुझे याद है करीब 40,000 लोग मारे जाते थे। अभी भी आंकड़ा उतने के आसपास होगा, जो कि बहुत ही ऊंचा है उसकी आबादी को देखते हुए। तो अमेरिका में हिंसा इस प्रकार की होती आई है। लेकिन अच्छा, ऐसा भी हुआ है कई दफा कुछ स्थानों में, कुछ राज्यों में लोग घुस गए हैं सरकारी दफ्तरों के अंदर। लेकिन कैपिटल हिल पर, संसद पे या इस प्रकार के सामाजिक स्थान पे लोग भीड़ का अंदर घुसना नहीं हुआ है कई वर्षों से, कई दशकों से बल्कि कहा जाए। तो ऐसा हुआ, मेरे ख्याल से वहां की पुलिस तैयार नहीं थी। क्यों नहीं तैयार थी, तो पुलिस को जवाब देना होगा इसके लिए। लेकिन ये एक बड़ी गंभीर बात है, अगर अमेरिकी सामाजिक हिंसा अब राजनीतिक क्षेत्र में आ जाती है, तो वो अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक होगा और सारे विश्व के लिए एक दुखदायक बात होगी कि अमेरिका जैसा विश्व, जो कि अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक प्रकार से एक स्तंभ है, तो अगर वो कमजोर पड़ता है तो पूरे विश्व पर असर पड़ेगा उसका। अब सवाल ये एक तो था कि पुलिस की कमजोरी, पुलिस नहीं समझ पाई, सेना नहीं समझ पाई, और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है कि क्या अमेरिका आने वाले दिनों में अगर कुछ हो जाता है तो संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। लेकिन लगता है मुझे ये बड़ा सवाल है उसमें। लेकिन उससे बड़ा सवाल, अमेरिका में ये स्थिति क्यों आई? मैं इसको बहुत, अगर कैटेगोरिकली बहुत साफ बात करूं, क्योंकि वहां पे राज्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ राज्य डेमोक्रेट्स को समर्थित होते हैं, कुछ रिपब्लिकन्स को होते हैं, और वो बंटवारा बहुत साफ सा नजर आता है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, अखबारों में होता है कि ये तो इनका समर्थन ज्यादा करते हैं, वो उनका समर्थन करते हैं। वहां पे भी बहुत सारे चैनल एक पर्टिकुलर विचारधारा का समर्थक करते हैं, पोषक करते हैं, और उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और तो और वहां क्या ये लड़ाई, अब मैं और साफ करूं तो, क्या श्वेत और श्वेत की लड़ाई है, क्या ब्राउन्स के साथ में भी उसमें शामिल हो गए हैं, या ये है कि वो खाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, या विचारों की खाई जो है वो इतनी बढ़ गई है कि उसका है, या ये सिर्फ अभी जब ट्रंप आए हैं 4 साल से पहले से, तो ये ट्रंप की ही देन मानी जाती है? क्या है, आखिर है क्या? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अमेरिका में सामाजिक जो विभाजन है, पोलराइजेशन है, वो पहले भी था, लेकिन इधर बहुत बढ़ गया है। और अब एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि दोनों दल जो हैं, वो अमेरिकी समाज का जो पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण है, उसको प्रतिबिंबित करते हैं। एक और डेमोक्रेट पार्टी है जो लिबरल अपने आप को बोलती है, और जिसका समर्थन जो ब्लैक्स भी हैं, हिस्पैनिक्स हैं, और जो इमिग्रेंट्स बाहर से गए हैं, वो उसका समर्थन करते हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी केवल दोनों छोरों पे है, एक ईस्ट कोस्ट पे, एक वेस्ट कोस्ट पे, और कुछ राज्यों में। रिपब्लिकन पार्टी जो है वो मध्य अमेरिका में है, जो मिडिल अमेरिका कहते हैं, जहां के लोग आर्थिक स्थिति से थोड़े पिछड़ गए हैं, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं,
इंटरनेट वगैरह आया है, डिजिटाइजेशन हुआ है दुनिया का, इसका फायदा सारा लिबरल अमेरिका को मिला है, डेमोक्रेटिक पार्टी को मिला है। और जो सेंट्रल अमेरिका है, जो कि पहले इंडस्ट्रियल बेल्ट हुआ करता था, वहां पे रस्ट बेल्ट कहते हैं, वहां पर समाप्त हो गया है। तो ये जो पोलराइजेशन है, इसको ये दोनों दल प्रतिबिंबित करते हैं। उसके साथ साथ आपने जो कहा श्वेत अश्वेत, ये भी बात सामने आई है। अमेरिका में इमिग्रेशन बहुत हुआ है, ब्लैक्स का तो नहीं हुआ उतना जितना कि ब्लैक की तो समस्या पुरानी है, लेकिन इधर जो हिस्पैनिक्स आए हैं, जो मेक्सिको से या अन्य जो स्पेनिश स्पीकिंग देश हैं, वहां से जो लोग आए हैं अमेरिका में, उनके विरुद्ध भी रोष हुआ है। और अमेरिका में जो सेंटर है, जो मैंने बात किया, जो अमेरिकन मिडिल जो है, जिसे कि आर्थिक लाभ नहीं मिला है आधुनिकीकरण का, वो उनमें व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, जो श्वेत वर्चस्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका रोष हुआ है ब्लैक्स के विरुद्ध और हिस्पैनिक्स के विरुद्ध और बाकी जो इमिग्रेशन आए हैं। तो ये सब आर्थिक सामाजिक कारण मिलकर के जो पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है, वही सामाजिक पोलराइजेशन दोनों मिल गए हैं। और एक प्रकार से अमेरिका दो भागों में बंट गया है। और डोनाल्ड ट्रंप जो था, वो उस रिपब्लिकन अमेरिका को रिप्रेजेंट करता था। इसमें दोनों ओर से इनटॉलरेंस बढ़ा है। क्यों बढ़ा है उसको अलग उसका विश्लेषण कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इनटॉलरेंस बढ़ा है। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे, तभी उनके विरुद्ध ट्वीट शुरू हो गए थे, कार्रवाई शुरू हो गई थी कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, वाइट सुप्रीमिस्ट हैं। तो उनके कुछ करने के पहले उनकी निंदा शुरू हो गई थी। तो धीरे धीरे वो भी और कट्टर होते गए, और जो लिबरल मीडिया था, जो लिबरल लोग थे अमेरिका के, जो डेमोक्रेट थे, वो भी उनके विरुद्ध और कट्टर होते गए। तो एक ध्रुवीकरण उनके 4 वर्ष में और बढ़ा है। और उसी का ये सब नतीजा आज है कि अमेरिका में इस इलेक्शन में रिकॉर्ड पोलिंग हुआ। बाइडेन को तो लगभग 80 करोड़ वोट मिले, 8 करोड़, 80 करोड़ नहीं, 8 करोड़ वोट मिले, और डोनाल्ड ट्रंप को 7.5 करोड़ वोट मिले। यानी दोनों पक्ष के लोग बड़ी से बड़ी संख्या में निकल करके आए वोट करने के लिए, जो कि एक तरह से अच्छी बात है कि लोग ये मानते हैं कि लोकतंत्र से सरकार बदली जा सकती है और समाज में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इसका यह भी था कि उससे ध्रुवीकरण बढ़ा है, जो कि अब देखना होगा कि अमेरिकी जो नए नेता आ रहे हैं, बाइडेन आ रहे हैं सामने, वो किस प्रकार इसको पाट सकते हैं। अगर नहीं पाट पाएंगे तो अमेरिका के भविष्य के लिए ये एक अंधकार में भविष्य कहा जाएगा उसको। अब एक तरफ तो पोलराइजेशन है सोसाइटी का, और दूसरी तरफ क्या ये पोलराइजेशन या एक नीति जो पूंजीवादी नीति थी, उसके लगातार बढ़ने का नतीजा तो नहीं नजर आ रहा है पूरा, क्योंकि वहां जिस तरीके से मतलब विस्तार हुआ है पूंजीवाद का, और एक जैसा कि आपने भी बताया कि कुछ वर्ग को बहुत सारा मिलता है, कुछ को बहुत नहीं मिल पाता है, और वो फिर काले सफेद में भी बढ़ जाता है मामला। हाँ, अमेरिका तो खैर शुरू से पूंजीवादी देश रहा है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में लगभग जो डिजिटल युग जो आया है, उसके कारण जो पुरानी कंपनियां थीं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थीं, वो तो लगभग बैठ चुकी हैं अमेरिका में। और जो नई कंपनियां आई हैं, वो सारी डिजिटल कंपनी है, भले वो अमेजॉन हो, गूगल हो, ये सब हो। ये सब केंद्रित हैं दोनों छोरों पर। एक तरफ न्यूयॉर्क मान लीजिए, दूसरी तरफ कैलिफोर्निया मान लीजिए इसे, और कुछ अन्य राज्यों में। इसका लाभ मिला है अधिकतर जो आधुनिक जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें श्वेत भी हैं, अश्वेत बल्कि कम है उसमें बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत सारे विदेशी आए हैं, जो इमिग्रेंट आए हैं, उनको लाभ हुआ है। तो इसका रोष जो है, वो जो मिडिल अमेरिका है, उसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके लिए ये सब संभावनाएं बहुत सीमित हो गई हैं। उनके पास वो शिक्षा, वो प्रशिक्षण नहीं है कि वो इस डिजिटल युग की जो कंपनियां हैं उसमें आगे बढ़ सकें। और ये एक दूसरा आर्थिक कारण है जो ध्रुवीकरण हो गया है समाज का और राजनीतिक, उसको और प्रखर करने का।
लेकिन ये एक मुझे लगता है कि बहुत दुखद भी है और बड़ा भी है कि मतभेद हैं और मतभेदों को वहां पर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। मतभेद को ही जो है वो एक, या तो तुम हमारे साथ रहो या हम तुम्हारे साथ रहे, वो खाई बहुत तेजी से एक तरफा सी हो रही है। किसी, जो अभी भी आपने बताया कि जिस तरीके से वोट पड़े हैं वहां, जो ट्रंप को पड़े या बाइडेन को पड़े, तो बहुत कम अंतर था और एक तरफा लोग उनके साथ गए, एक तरफा लोग दूसरे के साथ गए। तो ये मतभेद का जो, और फिर उसकी वजह से क्योंकि वहां पर हिंसा बहुत सारी हो रही है और इधर बढ़ी है, कम नहीं हुई है, तो वो भी तो रूप, अगर कभी कुछ ज्यादा होता है तो बहुत खतरनाक रूप भी ले सकता है फिर तो। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में जो सामाजिक स्तर पर जो हिंसा होती है, यदि वो हिंसा राजनीतिक क्षेत्र में आ जाए तो अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक होगा ये, क्योंकि अभी तक राजनीतिक हिंसा अमेरिका में नहीं होती आई है। सामाजिक हिंसा होती रही है, आसपास में लड़ते रहते हैं लोग, तो उसमें गोलियां चलाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई वहां पर नहीं हुई है, और यदि होती है तो बहुत खतरनाक होगा अमेरिका के लिए। लेकिन जो ध्रुवीकरण जो बढ़ा है, ये जो धारणा बढ़ी है कि बातचीत से मामला हल नहीं हो सकता है, हम बिल्कुल अलग हैं, ये मेरे ख्याल से कुछ हद तक उसके लिए सोशल मीडिया जिम्मेवार है, जो कि हम सारे विश्व में देख रहे हैं, और कुछ हद तक उसके लिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कि विजुअल मीडिया है, वो भी उसके लिए जिम्मेवार है। दोनों में एक तो जो पहले अखबार छपते थे उसमें पत्रकार की थोड़ी जिम्मेवारी बनती थी कि वो समाचार को पहले परखे, चेक करे, उसके बाद उसको ध्यान से छापे। अब वो समय निकल चुका है। जो विजुअल मीडिया, उसमें किसी को समय नहीं है कि चेक करने का, वो तुरंत शुरू हो जाते हैं बोलना। सोशल मीडिया में तो खैर जैसी भी खबर हो लोग निकालना शुरू कर देते हैं। और आजकल एक और हो गया है कि जैसे गूगल वगैरह हैं, वो आपके सर्चेस को पढ़ते रहते हैं। तो आपने मान लीजिए सर्च किया, कोविड पे सर्च किया, तो आपको केवल कोविड का समाचार ही आपको देंगे। तो आपको लगेगा कि सारी दुनिया में कोविड तो फैली है, लेकिन सारी दुनिया इसी को सर्च कर रही है। तो उससे आपके जो पेजोरेटिव, आपको जो प्रेजुडिस जो है, या आपकी जो भी धारणा है, वो और प्रखर होगी और बढ़ेगी, क्योंकि आपको लगता है कि सारी दुनिया यही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूं। तो ये जो काम जो गूगल वगैरह जो कर रहे हैं, इससे बहुत ही ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ रहा है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है दुनिया में, जिसे कि सबको सोचना होगा इसके बारे में कि इसे कैसे रोका जाए। कि मैं मान लीजिए लड्डू खाता हूं तो सब मुझे लड्डू ही ला के देंगे, तो मुझे लगेगा कि शायद लड्डू ही दुनिया में खाई जाती है और कुछ खाया ही नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये तो संदर्भ फिर अगर सिर्फ अमेरिका नहीं रह गया तो विश्वव्यापी है, क्योंकि मीडिया या सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब जगह उसी तरीके से लगभग अब तो काम कर रहा है, कोई बहुत आगे पीछे नहीं है। जैसे अमेरिका में एक तरफा चीजें चल रही हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पे भी, भारत में भी देखने को मिलना शुरू हो गई हैं, और विश्व के अन्य देशों में भी देखना हो, तो ये बहुत सतर्कता का एक बिंदु है। खैर, अब हम आते हैं ट्रंप पे। ट्रंप का 4 साल का कार्यकाल, और वो 4 साल का कार्यकाल जिसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारी बातें हुई, उसको कभी ट्रंप को कभी कुछ चीजों को लेकर के, खासतौर से देशज भाषा में राष्ट्रवाद को लेकर के उनका हीरो माना गया उन्हें, और लेकिन कभी उनके बहुत सारे मजाक भी उड़ाए। आप क्योंकि विदेश नीति के विशेषज्ञ रहे हैं, तो पहले तो ये समझना होगा कि अमेरिका के देश के तौर पर, बतौर देश अमेरिका विदेश नीति में किस तरीके से आगे बढ़ा, और क्या वो जो उनके ट्रंप के कार्यकाल में कदम हुए वो कितना बड़े थे या बहुत छोटे थे। अमेरिका में जो धारणा इस वक्त ट्रंप विरोधी जो बोल रहे हैं, उनकी धारणा है कि ट्रंप ने अमेरिकी विदेश नीति को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। उसके 2-3 कारण उसके बताते हैं। एक तो 2-3 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या पेरिस एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज पे, उससे अमेरिका पीछे हट गया, वापस बाहर निकल गया। अमेरिका के संबंध जो उसके पुराने जो एलाइज थे यूरोप में, उससे खराब हुए हैं, तो वो बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ईरान डील पे जो उसने ईरान के खिलाफ जो एग्रीमेंट हुआ था, उससे जो बाहर निकल गया अमेरिका, वो नुकसान दे रहा है पश्चिम मध्य एशिया के लिए। और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि चीन के साथ जो संबंध खराब हुए हैं वो भी अच्छा नहीं रहा है।
तो ये एक धारणा रही है, और बल्कि बहुत लोग बोलते हैं कि अब सब प्रार्थना कर रहे हैं अमेरिका में कि थोड़ी नॉर्मलसी आए अमेरिका में, अमेरिकी विदेश नीति में, और अमेरिका वापस अपनी पुरानी नीति पे जाए। लेकिन यदि आप डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का मूल्यांकन करें तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्थान जरूर हैं जहां पर कि ट्रंप बहुत ही समझदारी से आगे बढ़े हैं और बहुत उसका फायदा भी मिला है दुनिया को। और मैं एक उदाहरण दूंगा आपको मध्य एशिया का। उनके दामाद जैरेड कुश्नर ने जो प्रयास किया उसके कारण आज मध्य एशिया में 3-4 देश ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल के साथ अपने संबंध सुधार लिए हैं और सामान्य संबंध स्थापित कर लिए, राजनयिक संबंध। तो इसका कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन यदि आप शांति की दृष्टि से देखें तो आप पाएंगे कि ये जो प्रयास रहा है अमेरिका की, बहुत ही सफल प्रयास रहा है कि आज कई अरब देश इजराइल के साथ शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। जाते जाते अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, सऊदी अरेबिया ने कतर के खिलाफ जो उसके प्रतिबंध लगे हुए थे वो हटाने शुरू कर दिए हैं। तो एक बहुत बड़ा जो विवाद था गल्फ खाड़ी के देशों में, वो अब कम हो गया है। ये बात जरूर है कि ईरान के साथ जो तनाव था वो बढ़ा है, लेकिन ये तनाव नया नहीं है, ये बहुत पुराना तनाव चल रहा है और उस पर दो मत हो सकते हैं जो ईरान डील था उस पर। दूसरा, भारत की दृष्टि से चीन के खिलाफ जो ट्रंप ने कार्रवाई की, जो उसने नीति अपनाई, और चीन की जो चोरी चल रही थी टेक्नोलॉजी की और जो चीन की आक्रामक नीति थी, उसके खिलाफ जो अमेरिकी नीति, दृढ़ नीति ट्रंप ने शुरू की, वो भारत के लिए एक बहुत संतोष का विषय है कि अब दुनिया ये समझती है और जानती है कि चीन के खिलाफ बाकी देश भी परेशान है, पड़ोसी के देश, और उसके खिलाफ अमेरिका खड़ा होने को तैयार है। आगे क्या होता है वो हमें देखना होगा, लेकिन हमें ये अब स्पष्ट हो गया है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो चीन की आक्रामक नीति से परेशान हैं और इसके खिलाफ एकजुट होना चाहते हैं, और बाइडेन को इस पर ध्यान देना होगा। चीन पर तो निश्चित रूप से नियंत्रण एक तरीके से अमेरिका ने लगाया और जिसका पूरे विश्व को शायद फायदा होगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत कल परसों की जो अमेरिका में हुई घटना से क्या सबक ले सकता है, और दूसरा सवाल जो पहले आपने कहा था कि अब बाइडेन आएंगे और ऐसी स्थितियों के बाद आएंगे, अगले कुछ दिनों में उनका वो शासन संभालेंगे, तो ऐसी स्थितियों में भारत को कितना सतर्क रहना होगा, क्या करना होगा? भारत को सतर्क तो पूरी तरह से रहना होगा, क्योंकि अमेरिका का समर्थन भारत के लिए इस वक्त बहुत ही जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो विदेश नीति रही है, जब से अमेरिका का वर्चस्व हुआ 1990 के बाद से, एक मोनोपोलर या यूनिपोलर वर्ल्ड जो बना, तो हमारी नीति थी कि हम चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, जो हम अभी बोलते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे चीन का वर्चस्व और बढ़ेगा, और चीन, अब अगर चीन और अमेरिका दो प्रमुख देश बनते हैं दुनिया के, तो और उसमें कोल्ड वॉर शुरू होता है, तो उसमें हम न्यूट्रल नहीं रह सकते, उसमें हम गुटनिरपेक्ष नहीं रह सकते हैं, जैसा कि हम पुराने शीत युद्ध के समय थे, क्योंकि चीन भारत को अपना दुश्मन मानता है और हमें चीन के खिलाफ सतर्क रहना होगा। इसलिए हमें अमेरिका से अपने संबंध मजबूत करने होंगे और आगे बढ़ाने होंगे। अभी हमने आरसेप जो था, जो चीन का बनाया हुआ जो आर्थिक संगठन जो था, RCEP, हमने उसमें शामिल होने से मना कर दिया है, और ठीक किया है हमने, क्योंकि वहां पर उस पर चीन का प्रभुत्व था। लेकिन हमें अपना जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध है उसे मजबूत करना होगा, और उसके लिए हमें पश्चिमी देशों के पास ही जाना पड़ेगा। तो हमें इस वक्त जो अमेरिका में ये जो अंतर्द्वंद्व चल रहा है, जो कलह चल रहा है और जो परेशानियां चल रही हैं, हमें अमेरिका के साथ मिलकर के दुनिया में जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके संगठन को मजबूत करना होगा। और हमें इस वक्त जैसे यूरोप में एक तनाव चल रहा है, यूके बाहर निकल गया है, यूके के अंदर तनाव चल रहा है, क्योंकि एक और नॉर्थ आयरलैंड है, स्कॉटलैंड की समस्याएं हैं, EU के अंदर समस्याएं चल रही हैं। तो जो लोकतांत्रिक देश हैं वो एक प्रकार से बिखरे हुए हैं इस वक्त, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं।
हमारे हमारे पास अनुभव है, तो हमें कोशिश करनी होगी कि सारे लोकतांत्रिक देश जो हैं वो दोबारा बैठे, मिले आपस में और अपनी समस्याओं को समझें, देखें और साथ-साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो पहले से बने चले आ रहे हैं, उनको और मजबूत करें और जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड जो हम चाहते आए हैं, भले वो मानवाधिकार में हो या व्यापार में हो या निवेश में हो, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनको हम आगे मजबूत करें क्योंकि ये हमारे हित में है। बिल्कुल ठीक है। अभी एक जब ये ट्रम्प आए थे तो उनका नारा था कि अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका को फिर महान बनाने वाला है। ट्रम्प चले गए, बाइडेन आए, तो क्या इस नारे को, अमेरिका फर्स्ट वाले नारे को या अमेरिका फर्स्ट की भावना को किनारे कर दिया जाएगा या जो अब उनकी पार्टी की भावना होगी उसी को ही आगे बढ़ाया जाएगा, ये नारा खत्म कर दिया जाएगा? अपने देश को सबसे आगे रखना तो हर देश की नीति होती है। डोनाल्ड ट्रंप की भूल ये थी कि वो हर बात जो उनके मुंह में आती थी वो रात को बैठकर ट्वीट कर दिया करते थे। ऐसा कोई देश नहीं जो अपने अपने देश हित को पीछे करके अंतर्राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाता है, ऐसा कभी किसी देश ने नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप को आपको मानना हो कि 4 वर्ष में डोनाल्ड ट्रंप ने किसी एक देश पर आक्रमण नहीं किया, मिसाइल भी नहीं दागे, जो क्लिंटन ने किया था, बुश ने किया था, ओबामा ने किया था। पिछले 5 राष्ट्रपति ने, जॉर्ज बुश सीनियर, क्लिंटन, जॉर्ज बुश जूनियर और ओबामा, इन सारे राष्ट्रपतियों ने अपने समय में एक नया युद्ध प्रारंभ किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 साल में कोई युद्ध नहीं प्रारंभ किया, यह हमें मानना पड़ेगा। इसने आज जो गलती की, कल जो गलती की, वो बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी शैतानी थी, बेवकूफ़ी थी उसकी। लेकिन ये मानना पड़ेगा हमें कि उन्होंने अपने 4 साल के वर्ष में बोलते बहुत थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आप कह सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का मतलब ये हिंसात्मक कार्रवाई की, कहीं पर हमला कर सकते थे, नॉर्थ कोरिया पे बहुत जगह हमला करने के लिए, नहीं किया उन्होंने। तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते ज्यादा थे लेकिन करने में हमेशा गलती नहीं करते थे, कई काम उन्होंने ठीक भी किए थे। तो ये जो आपने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप को आज जो अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है वो तो हर देश करेगा ही, लेकिन हमें इस नीति को रखते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को तो बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ चुका है कि अब ये कहना कि हम अलग होकर रहेंगे संभव नहीं है। आपको कोविड ने सिखा दिया है। कोविड क्या, अभी जो बर्ड फ्लू आया है उसमें तो चिड़िया उड़ के आ रही है, आपको हवाई जहाज तो बंद कर सकते हैं, आप चिड़िया को कैसे रोक दीजिएगा जो चिड़िया उड़ के आ रही है विदेश से, आपके देश में आके गिर गई, आप यहाँ बर्ड फ्लू का प्रकोप फैल गया। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है उसका। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो बढ़ेगा तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए और हमें उन्हें मजबूत करना होगा। और इसके लिए हमें बैठना होगा इन लोकतांत्रिक देशों के साथ। चीन के साथ नहीं बैठ सकते हैं, चीन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास नहीं करता है और उसका सबसे बड़ा सबूत अभी आपने देखा कि WHO का प्रतिनिधि जाने वाला था 1 साल बाद, मान लीजिए 1 साल बाद, यानी जो क्राइम हुआ, क्राइम सीन पे 1 साल बाद पुलिस जांच करने के लिए वही मना कर दिया। लेकिन उन्होंने तो ऐसा देश जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास ही नहीं करता है उसके साथ नहीं बैठ सकते हैं। ऐसे हैं कुछ लोग हमारे देश में जो कहते हैं कि नहीं, चीन के साथ बैठो, बात करो। क्या बात करेंगे चीन के साथ? यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी काफी हद तक करते थे और कई गलतियां की। तो हमें जो बाइडेन के साथ बैठना होगा, अमेरिका के जो ब्रिटेन के जो नेता हैं उनके साथ बैठना होगा, फ्रांस जर्मनी के नेताओं के साथ बैठना होगा, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर जापान के नेताओं के साथ बैठना होगा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है इसे आगे बढ़ाना होगा लोकतंत्र के साथ और नए मापदंडों के साथ। तय बात है कि ये चिंताजनक घटनाएं हुई हैं और हम लोग उससे कितना जल्दी सीख लेते हैं और निश्चित रूप से देश की सरकार, हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार भी उस पर बहुत सारा काम कर रही होगी, सोचने समझने की कोशिश कर रही होगी और स्थितियां कहीं खुदा ना खास्ता कुछ उल्टी सीधी हो तो उससे भी निपटने की बात होगी। अमेरिका तो ऐसा विशाल देश है और ऐसा विशाल उसकी उसमें गतिविधियां हैं कि बातचीत तो न जाने कितनी लंबी निकलेगी और कहाँ तक जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इस मना स्थिति को और इस साइकोलॉजी को समझने के लिए थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने कोशिश की, आपके प्रयास से बहुत बहुत आभार उसका। आपका आभार कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए इतना समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया।